हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपर 2026 की बैच में हैं और अभी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। और हिस्ट्री में जो है ये पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये चैप्टर नंबर 1 है और इसका जो है ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। ये हमारा चौथा क्लास है चैप्टर नंबर 1 का। तो इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस बैच में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है सिर्फ पढ़ाया गया है। तो आप अगर डायरेक्ट क्लास 4 में आए हैं तो पहले 1, 2, 3 देख लीजिए, उसके बाद 4 आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इससे पहले अगर आप लोग वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं देखे हैं बैच वाले, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा जो हम लोग हिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देख सकते हैं ये हैं ईंट मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। ये चैप्टर का नाम हो गया। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं तो ये आर्ट्स बल्ला 07 जो है ये हमारे टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर प्रत्येक क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग मेनली जानने वाले हैं, ये जानने वाले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन और उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। और एक जो है ये है इकोनॉमिकल लाइफ, ठीक है ना, ये जानने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था उसके सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मेनली देखने वाले हैं इसके आर्थिक जीवन, मतलब हड़प्पा वासी जो थे उसके आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, ठीक है ना, उसके इकोनॉमिक लाइफ। तो बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहाँ की अर्थव्यवस्था के उन्नत स्वरूप की झलक मिलती है। मतलब हड़प्पा सभ्यता से जो खुदाई के बाद जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि उन लोगों का अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी उन्नत स्वरूप में था, ठीक है ना, जिसे हम लोग निम्नलिखित बिंदु के द्वारा देख सकते हैं। मतलब पहला जैसे देखिए कृषि, मतलब उन लोगों का एग्रीकल्चर, मतलब कृषि किस प्रकार से था। तो देखिए बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, खेती था, ठीक है ना। मतलब हड़प्पा वासी के मतलब अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, खेती था। बोला जा रहा है कि खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। मतलब खेतों की उर्वरता जो है काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण वहाँ पे अनाज की कमी नहीं थी। बोल रहा है अनाज रखने के लिए जो है भंडार गृह थे। अनाज जो उगाते थे वे लोग, तो अनाज को रखने के लिए क्या थे, भंडार गृह। पता होगा आप लोगों को, मोहनजोदड़ो से जो है अन्नागार मिला है, वो लोग क्या बनाया गया था, तो अन्न भंडारण के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद है कपास की भी खेती होती थी, जिससे कि लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। मतलब हड़प्पावासी कपास के भी खेती किया करते थे, जिससे वे लोग अपनी वस्त्र बनाते थे। और अनाज पीसने के लिए जो है चक्कियों व कूटने हेतु ओखलियों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। मतलब अनाज पीसने के लिए क्या करते थे, तो चक्की का प्रयोग करते थे। जैसे अभी आप लोग गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो जाता एक होता है, ऐसे करके घुमा घुमा के क्या करते हैं, पीसते हैं। वो मतलब वो पत्थर का एक गोलाकार बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है जो हड़प्पा वासी भी क्या करते थे, तो अनाज पीसने के लिए चक्कियों का प्रयोग करते थे और कूटने के लिए जो है ओखलियों का प्रयोग करते थे। बोल रहा है सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की। मतलब सबसे पहले जो है हड़प्पा वासी ही कपास की खेती का प्रारंभ किए थे। बोला जा रहा है जो मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था। और मेसोपोटामिया में कहाँ से कपास जाता था, तो हड़प्पा से ही जाता था। बोल रहा है जिसे कि वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे, जिसे वे लोग सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। यहाँ याद रखिएगा, ये हो जाएगा सिंधु। बोला जा रहा है जो यूनानियों ने उस कपास को क्या उच्चारण किया, तो उसको किया सिंडन, ठीक है ना। और ये सिंडन जो है याद रखिएगा सिंधु नदी का ही क्या है, तो यूनानी भाषा में रूपांतरण है। तो इस प्रकार से उनका कृषि जो है
काफ़ी उन्नत प्रवृत्ति में था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कृषि का ही ये भाग है। बोला जा रहा है यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न क्या था, गेहूं और जौ था। खाद्यान्न का मतलब होता है खाद्य प्लस अन्न, मतलब जिस अन्न को हम लोग खाते हैं। तो पूछा जाएगा हड़प्पावासी का जो है सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन से थे, तो याद रखना आप लोगों को गेहूं और जौ। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है लोथल तथा रंगपुर, गुजरात से जो है धान की भूसी मिलती है, किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिलते हैं। मतलब लोथल और रंगपुर से जो है धान की भूसी का प्रमाण मिलता है, लेकिन खेती का जो है स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हुलास से। बोल रहा है जो कि उत्तरकालीन है, जो उसके बाद का है। उसके बाद लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल और रंगपुर से ही क्या 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 साक्ष्य मिलता है, तो ये मिलता है बाजरा की खेती का। ठीक है, और हड़प्पा में मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा में मटर और तिल की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि भी उगाते थे हड़प्पावासी। ठीक है, तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार देख लेना जरूरी है। हो सकता है आप लोगों को दीर्घोत्तरीय में काम आ जाए। जो हड़प्पा सभ्यता के जो है ये मतलब आर्थिक जीवन किस प्रकार सा था वर्णन कीजिए, तो ये आप लोगों को दीर्घोत्तरीय में काम आ सकता है। तो एक बार आप लोग जब इसे पढ़े रहिएगा तो निश्चित रूप से आप उसे भाषा बना के लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ये है पशुपालन, मतलब एनिमल हस्बेंड्री। बोल रहा है कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। मतलब हड़प्पा वासी जो है कृषि करते थे, साथ में क्या करते थे, तो पशुपालन भी करते थे। बोल रहा इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ मुद्राओं पर अंकित बैलों से विवादित होता है कि यहाँ 2 प्रकार के बैल थे। मतलब ये लोग जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, इसके भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, मतलब पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है जो यहाँ प्राप्त मुद्रा पर जो अंकित बैल का चिन्ह है उससे थोड़ा विवादित होता है। क्या, जो यहाँ 2 प्रकार के बैल थे। 2 प्रकार के बैल कौन कौन थे, तो एक थे कुबड़ बड़े वाले, मतलब कुबड़ बड़े सींग वाले, और एक थे बिना कुबड़ वाले। बताएं अभी, जिसका जैसे हम लोग के पूर्वज जो है हल जोतने में यूज करते थे, जिस बैल का, कुबड़ वाले बैल का। ठीक है ना, उसके मतलब जैसे मान लीजिए ये अगर उसका गर्दन है तो यहाँ उसके गर्दन के जस्ट बाद जो है इस प्रकार से ये उगा रहता था, तो इसको बोला जाता था कुबड़। ठीक है ना, क्या बोलते थे, कुबड़ बोलते थे। तो वहाँ 2 प्रकार के बैल थे, एक कुबड़ वाला बड़े सींग वाला, एक था बिना कुबड़ वाला छोटे सींग वाला। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है जो गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा एवं ऊंट इनके प्रमुख पालतू पशु थे। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हैं जो हड़प्पावासी का प्रमुख पालतू पशु क्या है, तो जो हम लोगों का पालतू पशु है, हम लोग भी अभी क्या पालते हैं, गाय, बैल, उसके बाद भेड़, कुत्ता, हाथी, सूअर भी कुछ लोग पालते हैं, जैसे गधा हो गया, ऊंट हो गया। तो ये सब जो है हड़प्पावासी के पालतू पशु थे। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है जो कुत्ता शिकार के काम भी आता था। इनके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि के चित्र भी यहाँ प्राप्त मूर्तियों, खिलौनों एवं मोहरों पर प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, कुत्ता एक ऐसा पालतू पशु था जो उसके शिकार में काम आता था। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे मतलब जीव जंतु हैं जो वो लोग पालते थे, बाकी को याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा जो सिर्फ कुत्ता क्या था, तो उनके शिकारी पशु था, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद तीसरा है शिल्प तथा उद्योग धंधे, मतलब शिल्प तथा उद्योग धंधे किस प्रकार से था उसका। तो बोला जा रहा है कि कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों का स्पष्ट रुझान दृष्टिगोचर होता है। मतलब पता होगा लोथल क्या था, एक बंदरगाह वाला शहर था। मोहनजोदड़ो सबसे जैसे मनके बनाने का कारखाना मिलता है, तो इस सब से क्या स्पष्ट होता है, जो वे लोग खेती पशुपालन के साथ साथ जो है उद्योग धंधे में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था उन लोगों का। ठीक है ना, बोला जा रहा है जो खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों, मतलब कताई बुनाई के जो उपकरण प्राप्त हुए खुदाई से, वो बोला जा रहा है जैसे तकली, सुई, इसकी प्रति स्पष्ट संकेत देते हैं कि कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। मतलब कताई बुनाई का जो प्रमाण मिलता है, इससे मतलब ये पता चलता है स्पष्ट रूप से जो यहाँ के जो निवासी थे, ये कपड़ा बुनना यहाँ का क्या था, तो प्रमुख उद्योग रहा होगा हड़प्पावासी का।
उसके बाद चनहूदरों में एक कारखाना मिला है जहाँ पर हाड़ में पिरोने वाले दानों का उत्पादन होता था। जैसे अभी हम लोग मोती पहनते हैं ना, तो वही बोल रहा है जो चनहूदरों में एक ऐसा कारखाना मिला है जहाँ पे माला में पिरोने वाले, जैसे मान लीजिए ये माला है तो इसमें ऐसे गोल गोल टाइप का क्या रहता है, मोती पिरोया रहता है ना, तो बोल रहा है वो मतलब बनाने का क्या मिला है, तो कारखाना मिला है। कहाँ पे, तो याद रखिएगा चनहूदरों में। इस प्रकार से ये लोग क्या थे, तो कृषि पशुपालन के अतिरिक्त जो है उद्योग धंधा में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे व्यापार तथा वाणिज्य। व्यापार तथा वाणिज्य में क्या है, तो याद रखिएगा कृषि पशुपालन उद्योग धंधों के साथ साथ शैव निवासियों मतलब सैंधव निवासियों की व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफ़ी रुचि था। मतलब वे लोग कृषि पशुपालन व्यापार के साथ साथ क्या करते थे, कृषि पशुपालन और उद्योग धंधा के साथ साथ व्यापार में भी मतलब इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। बोल रहा है उनके आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार काफ़ी उन्नत थे। मतलब हड़प्पावासी के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार उनका काफ़ी उन्नत था। ठीक है ना। बोल रहा है इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ का मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों बताया जा रहा है जो हड़प्पावासी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। उसके बाद दोनों की बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी, किंतु परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी जो है ये 483 किलोमीटर है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बोला जा रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी जो है 483 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है पारस्परिक व्यापार मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ था। उसके बाद व्यापार प्रमुखतः जल मार्ग द्वारा होता था, किंतु थल मार्गों से भी वे परिचित थे। मतलब व्यापार जो वे लोग मेनली करते थे वो जल मार्ग के द्वारा करते थे, लेकिन थल मार्ग से भी वे परिचित थे। थल मार्ग का मतलब रास्ता जिसको हम मतलब धरती पे बनाते हैं, जैसे रोड हो गया ना, तो ये सब थल मार्ग है। उसके बाद है सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, और हड़प्पावासी के टाइम में जो है मुद्रा का आविष्कार नहीं होने के कारण ये लोग संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय किसको कहते हैं, तो एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के आदान प्रदान को हम क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लीजिए मेरे पास चावल है, किसी के पास आटा है, उसको चावल की ज़रूरी है, मुझे आटा की ज़रूरत है, तो हम एक दूसरे से क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, तो उसी को बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। तो संभवतः हड़प्पावासी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार करते थे, क्योंकि उस टाइम में जो है मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो हड़प्पावासी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हड़प्पावासी को किस प्रकार से था। मतलब हड़प्पावासियों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से किया, या कितना नॉलेज था उन लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो बताया जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया है, ये कि आप लोगों को पता होगा। जो हड़प्पा सभ्यता जो है क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। बोला जा रहा है नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि इस संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी। मतलब नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि यहाँ के संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का क्या किया है, तो उल्लेखनीय प्रगति किया है। बोल रहा है विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। मतलब इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या डेवलपमेंट किए थे, ये हम निम्नलिखित बिंदु के द्वारा देख सकते हैं। जैसे हमारा पहला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया लिपि। तो बोला जा रहा है जो सिंधु सभ्यता, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। मतलब हड़प्पावासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि मतलब चित्र के द्वारा वो कुछ कहना चाहते थे, उसको बोलेंगे भाव चित्रात्मक लिपि। तो हड़प्पावासी ने जो है याद रखिएगा ये भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, जिसको संभवतः अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा चुका है। और कई ऐसी मुद्राएं मिलती है जिन पर यह चित्र लिपि अंकित है, और कई ऐसी मुद्रा मिलते हैं जिन पे जो है ये भाव चित्रात्मक लिपि जो है वो अंकित है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किए थे। ये भी क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है धातु कर्म। धातु कर्म का मतलब क्या होता है,
जो मान लीजिए अशुद्ध रूप से हम धातु प्राप्त करते हैं, जैसे हम मान लीजिए अगर तांबा प्राप्त करना है, तो तांबा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो उसका जो अयस्क होता है बॉक्साइट, उससे हम लोग परिशुद्ध करके तब बनाएंगे तांबा। जैसे लोहा बनाना है, तो लोहा का सबसे मेन अयस्क क्या है, हेमाटाइट है, तो हेमाटाइट को हम शुद्ध करके तब जाके लोहा बनाते हैं, तो वही हो गया धातु कर्म। तो बोल रहा है सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल मतलब काठियावाड़ से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिली है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के मतलब लोथल से जो है क्या मिला है, तो तांबा और कांसे की कुछ बर्तनें मिली हैं। बोल रहा है मोहनजोदड़ो से भी एक 10.5 सेमी ऊंची कांसे की एक नर्तकी वाला मूर्ति मिली है। मतलब मोहनजोदड़ो से भी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। देखिए कांसा, तांबा एवं कांसा, तो कांसा जो है ये याद रखिएगा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है, किसका, तो याद रखिएगा तांबे और टीन का। तांबे और टीन का शायद ये क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये लोग, इसका मतलब क्या हो गया, जो वे लोग मिश्र धातु बनाना जानते थे। ठीक है, बोल रहा इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीकी से परिचित थे। बताया अभी जस्ट मैंने आप लोगों को, जो धातु कर्म किसे कहते हैं, तो धातु को अशुद्ध रूप से शुद्ध करके मतलब शुद्ध रूप में प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, धातु कर्म। तो जब मान लीजिए ये लोग धातु कर्म जानते थे, इसका मतलब क्या है, तो ये लोग कच्ची धातु से जो है शुद्ध धातु बनाना जानते थे, यही उसकी टेक्नोलॉजी थी। बोल रहा तांबा चूंकि 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, अतः निश्चित रूप से वे इतना ताप पैदा करने की तकनीकी से परिचित रहे होंगे। मतलब तांबा बोला जा रहा है जो 1083 मतलब 1083 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, तो ये मतलब पिघलता है। इसका मतलब ये हुआ जो ये लोग इतना टेम्परेचर उत्पन्न करने की मतलब क्षमता तो होगा इन लोगों को, मतलब इतना टेक्नोलॉजी तो होगा जो 1083 डिग्री सेल्सियस कैसे उत्पन्न किया जाता है। सोच लीजिए ये कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, तो खौलने लगता है, उबलने लगता है। और समझ लीजिए ये 1083 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान ये लोग मतलब उत्पन्न करना जानते थे, जो कि ये इनका साइंस और टेक्नोलॉजी है। बोला जा रहा है संभवतः सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे के खितरी खानों से कच्ची धातु प्राप्त करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 75 से 90% तक तांबे और 10 से 25% तक टीन मिलाने पर कांसा तैयार होता है। मतलब अनुमान लगाया जाता है जो सिंधुवासी जो है राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। खेतरी एक खान का नाम है जो कि क्या है, तांबा से रिलेटेड है। ये आप लोगों को ज्योग्राफी में काम आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। खेतरी एक खाद्यान्न का नाम है जो कि राजस्थान में है, यहाँ तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है खेतरी से शायद ये लोग क्या करते थे, तो तांबा प्राप्त करते थे। बोल रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि 75 से 90% तक तांबा और 10 से 25% तक टीन मिलाने पर कांसा तैयार होता है। अतः सिंधु सभ्यता के कांसे की मूर्ति का मिलना इस बात का संकेत करता है कि वे लोग मिश्र धातु कांसा बनाने की तकनीक से परिचित थे। अभी तुरंत मैंने बताया आप लोगों को, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन से बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कांसे की जो मूर्ति मिली है, इससे क्या पता चलता है, जो ये लोग कांसा बनाना जानते होंगे तभी तो कांसा का मूर्ति मिला है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये वही बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा उनका रहा धातु कर्म, ठीक है। तीसरा उसके बाद जैसे है वाहन। वाहन क्या बोलते हैं हम, जैसे जिस सवारी के माध्यम से हम लोग जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो बोल रहा है मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है जो इस बात का द्योतक है कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीकी से परिचित थे। मतलब खिलौना के रूप में क्या मिला है, एक बैलगाड़ी मिला है, जिससे पता चलता है कि वे लोग आवागमन के लिए मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या कोई भी माल ढुलाई के लिए वे लोग क्या करते थे, तो वाहन निर्माण की तकनीकी से परिचित थे। खिलौना मान लीजिए हम लोग क्या बनाएंगे, अभी जैसे आप लोगों को बोल दिया जाए कुछ बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप प्रोजेक्ट क्या बनाते, कुछ नया चीज़ तो बनाते नहीं, जो मान लीजिए कहीं ना कहीं देखे होंगे वही सब बनाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ जो खिलौना बैलगाड़ी का मिला, इसका मतलब क्या, वे लोग इस सवारी करना जानते थे या माल ढोने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए वाहन का निर्माण करना जानते थे, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है गोदी एवं नौका। तो बोला जा रहा है लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी, गोदी जिसको बोलते हैं डाकयार्ड मिली है। डाकयार्ड किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे जहाज बनाया जाता है, मतलब पानी वाला।
बोल रहा है इससे पता चलता है कि वे नौका एवं गोदी निर्माण की तकनीकी से परिचित थे। मतलब डाक यार्ड मिला है, गोदी जहाँ पे नाव बनता है, इसका मतलब क्या है, वे लोग शायद नाव बनाना जानते होंगे, तभी तो वो नाव बनाने वाला जगह का निर्माण किया होगा, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ है। इस नौकाओं द्वारा विदेशों से व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर जो है नाव का चित्र बना हुआ है, शायद इन नाव से क्या होता था, तो विदेशों से व्यापार होता होगा। उसके बाद मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में क्या है, तो मेलुहा मतलब सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों की चर्चा है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख प्राप्त है जिससे पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे, तो सिंधु क्षेत्र से व्यापार करते थे। बोल रहा है इसका प्रमाण यह भी है कि, मतलब इसका प्रमाण क्या है, तो बोल रहा है लोथल से फारस की मोहरें मिली है। उसके बाद मेसोपोटामिया से हड़प्पा की सीलें मिली है। और बोला जा रहा है आप लोगों को बोला जा रहा है, देखिए, और बोला जा रहा है कालीबंगान से कालीबंगान से बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की विशेषता थी जो मिली है। मतलब इतना चीज़ मिली है जो कि पर्याप्त है आप लोगों को, जो इनका व्यापार क्या चलता था, तो सिंधु सभ्यता से चलता था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया, ये है माप तौल की तकनीकी, मतलब वजन करना, मापना, इस सब के तकनीकी से भी वे लोग परिचित थे। बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीकी से परिचित थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है माप तौल से वे लोग परिचित थे। बोल रहा है सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाँट मिले हैं। सबसे बड़ा बाँट 1375 ग्राम का था। मतलब लगभग 150 बाँट करीब मिले हैं हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता में। बाँट किसको बोलते हैं, तो वजन करने के लिए जैसे लोहा का बना होता है ना, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाँट। तो सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाँट मिले हैं। इसमें सबसे अधिक वजन का जो है, याद रखिएगा, ये 1375 ग्राम का बाँट मिला है। और सबसे छोटा बाँट जो था ये है 0.87 ग्राम का। हालांकि अपने लोग को अभी जैसे मान लीजिए जब तक लोहा वाला क्या था बाँट था, तब तक लगभग 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसा इस प्रकार का बाँट अपने लोग को उपलब्ध था। लेकिन अब जाके मान लीजिए जैसे डिजिटल आ गया है वेट करने वाला, तो उसमें क्या होता है 1-1 ग्राम को मतलब माप सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये बाँट जो है 1:2, 4, 8, 16, 32, 64 इतना के अनुपात में है। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा महत्व रखता है ये 16 के अनुपात का बाँट का विशेष महत्व है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये है 16 के बाँट का, क्योंकि 16 छटांक का 1 शेर होता था और 16 आने का 1 रुपया होता था। इससे पहले जो हमारे दादाजी सब थे बोलते हैं ना ये 16 आने सही है, इसका मतलब पूरे 100% सही है। तो उस टाइम में 16 आने का 1 रुपया होता था और क्या था, तो 16 छटांक होता था जो कि 1 शेर के बराबर होता था। बोल रहा है हड़प्पा वासी मापना भी जानते थे, बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए हैं। मतलब वे लोग मापना भी जानते थे। इसका प्रमाण कैसे मिला है, तो बोल रहा है बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ये जैसे सड़क है, तो सड़क में पता चलता है ना आप लोगों को, जैसे यहाँ किलोमीटर वाला लगा है, यहाँ किलोमीटर वाला लगा है, यहाँ किलोमीटर वाला लगा है, तो यहाँ भी वैसे ही उसको बराबर दूरी पर क्या लगा है, डंडा लगा हुआ प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि ये लोग शायद दूरी मापना भी जानते होंगे, तभी तो मान लीजिए अगर मान लीजिए उस टाइम में ये आविष्कार नहीं था जो हम लोग पेंट करके लिखेंगे, तो वो लोग डंडा गाड़ के ही छोड़ दिए, एक दूरी का तो मेजरमेंट किए ना। उसके बाद लंबाई की इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर होते थे। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। मतलब वे लोग लंबाई मापते थे, फीट में नापते थे या हाथ में नापते थे। तो एक हाथ में क्या बोला जा रहा है, लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक की होती थी। तो ये हो गया, वे लोग माप और तौल की तकनीकी जानते थे। अगर आप लोग इतना सुने रहे होंगे तो निश्चित रूप से पता रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। जो हड़प्पा वासी क्या थे, तो माप और तौल के तकनीकी से परिचित थे। यहाँ लगभग 150 से अधिक बाँट मिले हैं। ये बाँट जो है 1:2:4:8
8:16 इस प्रकार से था। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 16 के बाट का था। क्यों था? क्योंकि 16 छटांक बराबर 1 शेर होता था और 16 आने बराबर 1 रुपया होता था। तो इस प्रकार से जब आप लिख दीजिएगा तो 1.5 से 2 पेज ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है नगर नियोजन। नगर नियोजन में क्या बोला जा रहा है? जो मोहनजोदड़ो नगर योजना के अनुसार निर्मित तथा सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी। मतलब मोहनजोदड़ो जो है ये बोला जा रहा है नगर एक मतलब योजना के आधार पर उसको डेवलप किया गया था। वहाँ की सड़कें जो है एकदम सीधी थी और चौड़ी थी। बोला जा रहा है ये सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब क्या है? जो सड़क एकदम इसका मतलब सीधा था पूरा, इधर से जा रहा है तो डायरेक्ट सीधा, इधर से जाएगा तो डायरेक्ट सीधा, ठीक है ना, तब जाके वो समकोण पे काटेगा। उसके बाद सड़क के किनारे पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियाँ थी। जैसे मान लीजिए ये सड़क है तो इसके दोनों साइड क्या था? तो पक्की मतलब ईंट से ढका हुआ नाला भी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, अतः ये लोग पक्की ईंटों के निर्माण की तकनीकी से परिचित थे एवं इन्हें रेखा गणित का ज्ञान था। देखिए सड़क एकदम बिल्कुल सीधा था, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा था, इसका मतलब ये लोग रेखा गणित से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। उसके बाद पक्की ईंट के निर्माण से ये लोग क्या थे? तकनीक थे, क्योंकि नाला बनाने में जो है ये लोग पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, सड़क में भी पक्की ईंट का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये लोग पक्की ईंट बनाने की तकनीक से क्या थे? परिचित थे। यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए उसको बनाने का टेक्नोलॉजी होगा तभी तो यूज करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये लोग क्या थे? तो नगर नियोजन के परिचित थे। उसके बाद है चिकित्सा का ज्ञान, मतलब डॉक्टरी का बोलते हैं ना, जैसे मतलब किसी चीज़ का क्या बोलते हैं उसको, निदान करना, तो वो चिकित्सा का ज्ञान। तो बोल रहा है सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक होते हैं। मतलब चिकित्सा का ज्ञान कैसे था उस लोगों को, मतलब सिंधुवासी के निवासियों को? तो बोला जा रहा है जो सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत मिला है। शिलाजीत क्या होता है? तो शिलाजीत बलवर्धक होता है, मतलब ताकत को बढ़ाने वाला। जैसे अभी लोग जानते हैं ना, आप लोग क्या जानते हैं? तो जैसे बच्चों को देता है क्या, एक जैसे महिला सब डायरेक्ट मतलब हॉर्लिक्स खाती है, बच्चे को क्या दिया जाता है? तो बच्चे को दिया जाता है शायद उसको बॉर्नविटा बोलते हैं, बॉर्नविटा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से शिलाजीत भी क्या है? एक बलवर्धक है, मतलब ताकत बढ़ाने वाली चीज़ है। साथ साथ ये कई व्याधियों को दूर करता है, मतलब कई प्रकार के मतलब बीमारियों सबको भी क्या करते हैं? वो दूर करते हैं। बोल रहा है अतः यह संभावना है कि सिंधु वासियों की चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित रहे होंगे। मतलब ये सब बलवर्धक है, मतलब ताकत बढ़ाने के लिए या बीमारी को दूर करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ जो ये लोग शायद इलाज करना भी जानते होंगे, मतलब चिकित्सा के ज्ञान भी इन लोगों के पास था। उसके बाद बोला जा रहा है जो कालीबंगान से एक ऐसा कपाल प्राप्त हुआ है जिसको कि मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी। मतलब कालीबंगान से एक ऐसा मतलब कपाल मिला है जिसको मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी, अतः संभव है कि इस मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कोई शोध किया गया है। मतलब मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी, इससे यह पता चलता है जो इस मस्तिष्क पे जो है कोई शोध वाला काम किया होगा, मतलब रिसर्च का काम किए होंगे, ठीक है। तो ये था इनका चिकित्सा का ज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट हो गया जो हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहारित सिंचाई के साधन। मतलब हड़प्पा वासी जो है व्यवहार में जो सिंचाई के साधन कौन कौन से उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम लोग मोटर का यूज करते हैं, बिजली आया मोटर चला दीजिए। उससे पहले क्या था? एक मतलब हैंडल मारने वाला जनरेटर टाइप का, ठीक है ना, जिसमें डीजल डालने के बाद वो चलता था। अब डायरेक्ट बिजली वाला सिस्टम आ गया है, मतलब लाइट जोड़िए और चालू कर दिए, स्विच ऑन कीजिए, एकदम पानी देना कंटिन्यू शुरू। तो वही पूछा जा रहा है जो हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहारित सिंचाई